नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र। मैं अपने YouTube चैनल परिचय की चर्चा पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम काल है, आदिकाल को आप लोगों को सम्मुख लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो आपके पाठ्यक्रम में है और उसी को क्रम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तक के समय को, कालखंड को उन्होंने वीरगाथा काल के नाम से कहा, जाना गया। उसके साथ ही साथ इस काल को अनेक विद्वानों ने अपने अपने विवेकानुसार भिन्न भिन्न नामों से अभिहित किया। फिर इसका जो नामकरण है, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए या आदिकाल के नामकरण पर अपने विचार दीजिए। तो इस तरह से जो नामकरण से जुड़ी हुई बातें होंगी उससे रिलेटेड ये आपका वीडियो है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के जन्म काल व आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगी कि सबने उसी एक काल को जिस तरह से परिस्थितियों का विश्लेषण किया, उसी तरह से उन्होंने उस समय को, उस कालखंड को नामकरण दिया। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही पुरानी हिंदी अथवा अवहट्ट के नाम से अभिहित किया। राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। अब देखिए, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन का कुछ विचार है और भोला शंकर व्यास का कुछ विचार है। समय का जो कालखंड है वो एक ही है, लेकिन विद्वानों ने उस परिस्थिति को अपने अपने अनुकूल विश्लेषण किया और अपने अपने विवेकानुसार उसका नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक माना है। अब यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही समय फिर से दिया है, जबकि हमने स्टार्टिंग में, प्रारंभ में आप लोगों को बताया कि शुक्ल जी ने 1050 से 1375 तक के समय को आदिकाल का खंडकाल माना है। लेकिन आपको वही निश्चित दिमाग में रखना है ये, क्योंकि भिन्न भिन्न अवसर पर भिन्न भिन्न तिथियां अनेक विद्वानों ने दिया हुआ है। राजनीतिक दृष्टिकोण से जब हम भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। इस बात को आप एक जनरल नॉलेज के तौर पर भी ध्यान में रखोगे। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगी और अंडरलाइन करना चाहूँगी इस चीज़ को। जैसे ये राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। ये आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। और हिंदी कहकर पुकारा। फिर इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समय हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के परिणामों की मनस्थिति का प्रतिफलन है। कहने का मतलब, उस समय जो युद्ध होते थे उसी को उनकी मनस्थितियाँ, क्योंकि मारकाट का जो अवसर चल रहा था उस समय, उसी का वो परिणाम मान लेते थे। अब यहाँ पर जो है आदिकाल का जो नामकरण है, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से नाम का अलग अलग नामकरण किया है, जिसमें से हमने कई ग्रंथों का अध्ययन करके आप लोगों के सम्मुख कुछ जो बहुत ही प्रमुख हैं, जो अधिकतर आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर एक जगह संग्रह करके लिखा है। तो उसको मैं बताना चाहूँगी। जैसे पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल या चारण काल कहा है। ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर रसाल ने आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। ध्यान दीजिए, सिद्ध सामंत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है, वीर काल। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
बीज बपन काल कहा है, बीज बपन काल, ध्यान दीजिए ये अक्सर पूछा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है। इस तरह से ये मुख्य जो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को, आदि काल को विशेष रूप से नामकरण दिया है, उसमें से ये कुछ मुख्य हैं। ये आपको कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी बात को हम थोड़ा सा इस तरह से बाद में एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें कौन से रचनाकार ने, कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया है, उसको हम एक दोहा जैसे कुछ ऐसा बनाएंगे, रचित करेंगे कि आपको वो याद हो जाएगा। अगला है, इसमें थोड़ा सा जो इसकी कड़ी आगे बढ़ती है, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। अब आदिकालीन साहित्य जो है वो इस तरह से विभाजित किया गया है। जो पहला है वो सिद्ध साहित्य है, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, पांचवा है लौकिक साहित्य, छठा है गद्य साहित्य। मतलब जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया। अब इसके जो आगे हैं, इसका जो अगले सारे विभाजन हैं और सभी विभाजन का जो विस्तार है उसको हम अगले वीडियो में फिर से बताएंगे और एक एक वीडियो को बताते चलेंगे, एक एक भाग को बताते चलेंगे। और जैसे आदिकालीन जो सिद्ध साहित्य है उसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, इसका हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।